दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों आज से हम एक नई पुस्तक जीएस पॉइंटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि हम लोगों ने दोस्तों आरओ की परीक्षा से संबंधित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला की पुस्तक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, उसी तरह दोस्तों हम इस पुस्तक को भी जो हमारी यूपी पीसीएस की परीक्षा निर्धारित है 17 मार्च को, उससे पहले कोशिश करेंगे कि पूरी पुस्तक को दोस्तों पूरी अच्छी तरीके से हम लोग एक एक सब्जेक्ट को कवर कर लें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि परीक्षाएं पास में हैं और ये पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम एक एक सब्जेक्ट इस पुस्तक से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज पहला सब्जेक्ट जो हम देखेंगे दोस्तों वह है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। जैसा कि जानते हैं दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए यह सब्जेक्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों चाहे आरओ की परीक्षा हो चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं में दोस्तों काफ़ी प्रश्न इस सब्जेक्ट से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे अनुक्रमणिका, ठीक है, सिलेबस देखेंगे क्या है हमारा इन्वायरमेंट का सिलेबस। यहाँ देख लें आप लोग। पहला चैप्टर है दोस्तों पर्यावरण एवं सतत विकास, पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत विकास। दूसरा है दोस्तों पारिस्थितिकी, ठीक है। तीसरा है अपना देखें जैव विविधता, ठीक है। चौथा है दोस्तों हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। पांचवा है दोस्तों ओजोन परत क्षरण, ठीक है। छठा है दोस्तों वन्य एवं वन्य जीव। सातवां है दोस्तों अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व। आठवां है दोस्तों यहाँ वैकल्पिक ऊर्जा, ठीक है। नौवां है दोस्तों प्रदूषण, ठीक है। 10वां है दोस्तों जल संरक्षण और 11वां हमारा चैप्टर है वह है विविध, ठीक है दोस्तों। हम कोशिश करेंगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टरों को डेली हम लोग कवर कर लें और 17 मार्च जो कि हमारी यूपी पीसीएस परीक्षा की डेट है उससे पहले इस पुस्तक को कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे दोस्तों। अच्छे तरीके से हम लोग सारे सब्जेक्ट को इस पुस्तक में दिए गए सारे सब्जेक्टों को विषयों को हम लोग पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। पहला चैप्टर हम देखेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या है यहाँ ध्यान से देखें। पहला चैप्टर है दोस्तों पर्यावरण एवं सतत विकास। इसके सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए आप, पहला चैप्टर है दोस्तों हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो पहला टॉपिक है वह है हमारा पर्यावरण एवं सतत विकास, ठीक है। तो इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्नों को हम पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चलिए ध्यान से आप देखते जाइए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान है। क्या है, सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान है तो वह है दोस्तों हमारा 121वां, ठीक है। क्या है, सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान है तो याद रखिएगा 121वां, ठीक है। फिर कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 2021 के सूचकांक में भारत का स्थान कितना था तो वह था हमारा 120वां, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 2021 के सूचकांक में भारत का स्थान था दोस्तों तो वह था हमारा 120वां, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। क्या है, कह रहा है कि जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है तो वह है दोस्तों हमारा जैव मंडल, ठीक है। याद रखिएगा क्या है कि जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है तो वह है हमारा जैव मंडल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है दोस्तों कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है। एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दोस्तों भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी तो वर्ष 2010 में, ठीक है। कब स्थापना की गई थी, वर्ष याद रखिएगा वर्ष 2010 में, ठीक है। फिर कह रहा है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, ठीक है, पर्यावरण से अभिप्राय है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए कह रहा है कि पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ठीक है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है।
उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है, इसमें स्टेटमेंट वाइज दिया गया है। देखिए, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। फिर है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक है, फिर है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। फिर है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से क्या कहलाता है। कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से कहलाता है दोस्तों पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते रहिए ध्यान से, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों कि पर्यावरणीय क्या है, पर्यावरण किस जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। क्या कह रहा है कि पर्यावरण किस जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। क्या है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। क्या है, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गरीबी कम करने का। क्या है, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है तो गरीबी कम करने का। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ दोस्तों वर्ष 1986 में। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1986 में। फिर कह रहा है कि पर्यावरण बनता है। क्या है, पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण बनता है दोस्तों जैव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से तथा अजैव घटकों से। ठीक है, पर्यावरण बनता है हमारा जैव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से तथा अजैव घटकों से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दोस्तों क्या दिया गया है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि पर्यावरण के कुछ कारक, क्या है, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। क्या है, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कार्य करते हैं दोस्तों नियंत्रक के रूप में। किसके रूप में, नियंत्रक के रूप में। ठीक है, तो पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि एनजीटी का पूर्ण रूप है। एनजीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एनजीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक पॉइंट और है, ऊपर देखें, कह रहा है कि धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में। क्या है, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्या है, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, फिर देखें, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। और एनजीटी का पूर्ण रूप हम लोग जानेंगे क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। क्या है, कह रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो कथन भी यहाँ सही दिया गया है। फिर कारण देखेंगे, कारण दिया है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ठीक है, सतत विकास की परिभाषा देखें क्या है, कह रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय
ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ठीक है, तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए कथन की, यानी कि कथन जो है वह कारण की सही व्याख्या दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे दोस्तों हम कौन सा विकास कहते हैं? तो कहते हैं हम धारणीय विकास। ठीक है, फिर देखें, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों धारणीय विकास। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के अनुसार प्रथम स्थान पर है। क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के अनुसार प्रथम स्थान पर है, तो वह है हमारा केरल। ठीक है, कौन है? हमारा केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए क्या है, कह रहा है दोस्तों, देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों, वर्ष 2002 में क्या है, वर्ष 2002 में जोहानसबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? क्या है? कह रहा है कि वर्ष 2002 में जोहानसबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतत विकास। ठीक है, सतत विकास, याद रखिएगा। चलिए ध्यान से देखते जाइए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है सही सुमेलित है। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सही सुमेलित है। तो जो हमारा एसडीजी नंबर 10 है दोस्तों, वह है असमानताओं में कमी। क्या है? एसडीजी नंबर जो 10 है वह है असमानताओं में कमी। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो एसडीजी हमारा 13 है वह है दोस्तों हमारा जलवायु कार्रवाई से, यानी कि क्लाइमेट एक्शन से। क्या है? एसडीजी 13 हमारा है दोस्तों जलवायु कार्रवाई से। एसडीजी 14 क्या है? जल में जीवन। ठीक है, लाइफ इन वाटर। एसडीजी 15 क्या है दोस्तों? स्थल पर जीवन। ठीक है, स्थल पर जीवन। ठीक है, फिर से देखें, एसडीजी 10 है दोस्तों हमारा असमानताओं में कमी। ठीक है, एसडीजी 10 है हमारा असमानताओं में कमी। एसडीजी 13 है दोस्तों जलवायु कार्रवाई। ठीक है, एसडीजी 14 है जल में जीवन और एसडीजी 15 है दोस्तों स्थल पर जीवन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया है, वे कुल कितने हैं? ठीक है, वे कुल कितने हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, कितने हैं वो हैं हमारे 17। ठीक है, याद रखिएगा कितने हैं? 17। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति के दिशा में, क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति के दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है दोस्तों। तो यह किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह विकास कहलाएगा दोस्तों सतत विकास प्रकार का। ठीक है, फिर से देखें। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह विकास कहलाएगा सतत विकास प्रकार का। ठीक है, चलिए फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि लैंगिक समानता, क्या है? लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख एवं अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई में से यह सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर से देखें, कह रहा है कि लैंगिक समानता, ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा शून्य भूख, फिर है अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई में से यह सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, यह हमारे एसडीजी गोल्स में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी जो दिया गया है लैंगिक समानता यह शामिल है, शून्य भूख एवं अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई में से
यह हमारे दोस्तों शामिल हैं, जबकि जो अंतरिक्ष अनुसंधान है यह हमारा वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का जो एसडीजी गोल्स का लक्ष्य रखा गया है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। डेट याद रखिए, कब मनाते हैं हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। ठीक है, डेट याद रखिएगा। चलिए देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या है? देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो दोस्तों वन, जल तथा खनिज। क्या है? वन, जल तथा खनिज। ठीक है, याद रखिएगा कि देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे। कह रहा है कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। क्या है? वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। क्या है? वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए देखते जाइए। यहाँ देखिए कह रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? सौर विकिरण की जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह है हमारे जल चक्र में। ठीक है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? जल चक्र में। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। क्या है? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल में नमी पर। क्या है? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है दोस्तों वायुमंडल में नमी पर। फिर देखिए कह रहा है बार बार कई बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा इसको, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है दोस्तों नागपुर में। ठीक है, कहाँ पे? नागपुर में। ठीक है, चलिए देखते जाइए। चलिए कह रहा है दोस्तों नीरी कार्य करता है। ठीक है, नीरी कार्य करता है। तो नीरी कार्य करता है दोस्तों हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। ठीक है, मिनिस्ट्री भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नीरी कार्य करता है दोस्तों हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन हमारा नीरी कार्य करता है। ठीक है, फिर इसकी स्थापना कब हुई यह भी याद रखिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नीरी की स्थापना कब हुई। तो नीरी की स्थापना हुई दोस्तों 1958 में। ठीक है, नीरी की स्थापना हुई 1958 में। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को हम लोगों ने कवर कर लिया। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्या है? सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए दोस्तों आवश्यक है, चलिए देखिए क्या क्या आवश्यक है। जैविक विविधता का संरक्षण। क्या है? जैविक विविधता का संरक्षण और प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। फिर देखें सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। ठीक है, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्या है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों रियो में। ठीक है, और रियो कहाँ है दोस्तों? रियो है ब्राजील में। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। क्या है? द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। तो इसका प्रकाशन हुआ दोस्तों वर्ष 1972 में। ठीक है, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ वर्ष 1972 में। यह याद रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट। क्या है? ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। तो यह प्रकाशन हुआ दोस्तों वर्ष 1987 में। ठीक है, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ वर्ष 1987 में।
यह भी याद रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ दोस्तों वर्ष 1989 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ? 1989 में। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण से। ठीक है, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, फिर से देख लेंगे, 1972 में। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ 1987 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ दोस्तों 1989 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान से, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहा है देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है, यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया। ठीक है, क्या है? पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया, तो इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया दोस्तों एजेंडा 21। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। क्या है? जो रियो 20 घोषणा पत्र, उसका शीर्षक क्या था दोस्तों? द फ्यूचर वी वांट। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं दोस्तों वायुमंडल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है वायु है एक, तो वायु है एक दोस्तों मिश्रण। ठीक है, वायु एक मिक्सर है, मिश्रण। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। फिर देखें, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? वायुमंडल में। ठीक है, परसेंटेज याद रखिएगा, कभी कभी परसेंटेज भी दोस्तों परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ, ध्यान से देखते जाइए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है नोबल गैसों में से, क्या है? नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है। क्या है? नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रेडॉन। क्या है? इसका राइट आंसर होगा रेडॉन। ठीक है, कह रहा है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? 78%। ठीक है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस है जिसकी कमी हो जाएगी। क्या है? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए देखते रहिए। चलिए देखेंगे क्या है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। क्या है? वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु का प्रदूषण। ठीक है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वायु का प्रदूषण। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। क्या है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। तो श्वसन के द्वारा, जैव पदार्थों के अपक्षय द्वारा तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। ठीक है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन के द्वारा, जैव पदार्थों के अपक्षय द्वारा, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। क्या है? कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में। ठीक है, यह मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में। याद रखिए, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। देखिए क्या कह रहा है अगला पॉइंट, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहा है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्या है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो वह है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि अपक्षय का विचार संबंधित है। क्या है? कह रहा है कि अपक्षय का विचार संबंधित है तो एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। क्या है? अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, चलिए
चलिए अगला देखिए क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो दोस्तों यह अवस्थित है जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है दोस्तों? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय। क्या है? विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। ठीक है, तो यह लागू हुआ दोस्तों 23 मार्च 1950 को। क्या है? विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव हैं। क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव हैं सेक्रेटरी जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्री टलास। क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है? पेट्री टलास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष हैं। क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष हैं तो वह है दोस्तों गेरहार्ड एड्रियन। क्या है? गेरहार्ड एड्रियन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है कि यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। क्या है? यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है दोस्तों तो नैरोबी में। ठीक है, और नैरोबी कहाँ है दोस्तों? नैरोबी है हमारा केन्या में। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य प्रस्तावित है। ठीक है, फिर देखें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र ठीक का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य प्रस्तावित है। कहाँ पे? नैरोबी केन्या में। ठीक है, लेटेस्ट प्रश्न है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। फिर देखें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य प्रस्तावित है नैरोबी केन्या में। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। ठीक है, याद रखिएगा, डेट परीक्षा में पूछा जाता है। फिर है देखें यहाँ कह रहा है कि यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की कार्यकारी निदेशक हैं। तो इसकी कार्यकारी निदेशक हैं दोस्तों इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है कि ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्या कह रहा है। सही सुमेलित है, ध्यान से देखिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, और पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। चलिए याद रखिएगा, सही सुमेलित है तो सही सुमेलित कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल है दोस्तों हमारा बायोसेफ्टी से। ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल है हमारा बायोसेफ्टी से। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण। क्या है? अनवरत जैविक प्रदूषण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोगों ने पीछे भी देखा था, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत से। फिर देखें कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से। कार्टेजेना प्रोटोकॉल याद रखिए बायोसेफ्टी से। स्टॉकहोम सम्मेलन है दोस्तों अनवरत जैविक प्रदूषण से। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखें दोस्तों, ये आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि ग्रीनवास इंगित करता है। ठीक है, ग्रीनवास इंगित करता है दोस्तों। तो ग्रीनवास दोस्तों इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। क्या है? ग्रीनवास इंगित करता है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि ग्रीनवास इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, यह परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और आईएएस की भी परीक्षा में इसको प्रश्न को पूछा जा चुका है। चलिए याद रखिएगा, ग्रीनवास इंगित करता है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी। क्या है? कह रहा है कि ईपीए यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है दोस्तों, जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। ठीक है, कब की गई थी? डेट याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1970 को। कब? 2 दिसंबर 1970 को। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, यहां देखिए। चलिए दोस्तों देखिए
कह रहा है कि NEAA से आशय है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। NEAA से आशय है, तो याद रखिए NEAA से क्या आशय है? नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि NEAA से आशय है नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, चलिए, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में, और एम्स्टर्डम कहाँ है दोस्तों? तो यह है हमारा नीदरलैंड में। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम में, और एम्स्टर्डम स्थित है दोस्तों नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए, यह भी पूछा जा चुका है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है दोस्तों, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। चलिए, फिर दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। क्या है? इको मार्क दोस्तों उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्या है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा, क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। डेट याद रखिएगा, तो दिया जा रहा है दोस्तों इको मार्क प्रमाण पत्र। ठीक है, कह रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, और इको मार्क प्रमाण पत्र हम लोग किसको देते हैं? पर्यावरण के प्रति उन उत्पादों को जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे, देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है दोस्तों? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। क्या है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? तो सस्टेनेबल कृषि, याद रखिएगा कि हम लोग धारणीय कृषि किसको कहते हैं? भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। क्या है? भारत में टिकाऊ कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है चल रहा है, तो यह चल रहा है दोस्तों वर्ष 2014-15 से। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में जो टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है दोस्तों, वह चल रहा है 2014-15 से। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि भारत में हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है। क्या है? भारत में हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। क्या है? भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट जो है दोस्तों वह है हमारा कथन और कारण का। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कथन। कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। फिर कह रहा है कारण की जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। क्या है? जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर देख लें, कथन कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, और कारण कह रहा है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा यहां कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है दोस्तों कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। तो दोस्तों संतुलित विकास के लिए, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ठीक है, और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, याद रखिएगा कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं दोस्तों संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते, सारे पॉइंट देखते जाइए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था हुए थे। क्या है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था हुए थे। ठीक है, चलिए क्या क्या पॉइंट दिया गया है ध्यान से देखें। कह रहा है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप
क्या है, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, और दिया गया है जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। 2 पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखिए कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे। पहला पॉइंट है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, और दूसरा पॉइंट है जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों यहां राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के अध्यक्ष हैं, क्या है, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। दोस्तों इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, आप लोग एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिएगा, ये चेंज हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि हरित विकास, क्या है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। याद रखिए क्या है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं तो WM एडम्स। ठीक है, जो हमारी हरित विकास नाम की पुस्तक है दोस्तों ग्रीन डेवलपमेंट, इसके लेखक हैं WM एडम्स। ठीक है, एक और पॉइंट देखिए ऊपर क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना, क्या है, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। कब की गई थी, तो 18 अक्टूबर 2010। डेट याद रखिए, परीक्षा में कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम, कब का अधिनियम है, 2010, यह भी याद रखिए, के तहत की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, और एक पुस्तक है हम लोगों ने देखा था अभी, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, WM एडम्स। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं, क्या है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं दोस्तों, तो इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। ठीक है, याद रखिएगा, जो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक है जो कि 1962 में प्रकाशित हुई थी और जिससे हमारे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को काफ़ी गति मिली, उसके लेखक हैं दोस्तों रेचल कार्सन। ठीक है, रेचल कार्सन, याद रखिए। चलिए यहाँ देखें, कह रहा है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाले, क्या है, आमतौर पर समाचारों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन है, क्या है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है। तो यह सम्मेलन है दोस्तों धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, क्या है, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अगला पॉइंट है रियो शिखर सम्मेलन, क्या है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास से। ठीक है, याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है हमारा अगला पॉइंट। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि Rio+20, क्या है, Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है, क्या है, Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है और यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, याद रखिएगा, Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। चलिए अगला देखें, कह रहा है कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी, क्या है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिसे हम लोग पेज भी कहते हैं, क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का सृजन किया गया। तो इसका सृजन किया गया दोस्तों रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। फिर देखें, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज का सृजन किया गया दोस्तों रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते जाइए, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ, क्या है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ। ठीक है दोस्तों,
तो यह आयोजित हुआ दोस्तों वर्ष 1997 में। ठीक है, कब आयोजित हुआ? वर्ष 1997 में हमारा पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। कहाँ आयोजित किया था? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। फिर देखें 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क में। फिर देखें अगला पॉइंट, वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, वह है दोस्तों क्लब ऑफ रोम। फिर देखें वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, तो वह है हमारी क्लब ऑफ रोम। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, देखते जाइए ध्यान से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखिए कह रहा है कि अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है? अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। ठीक है, कह रहा है कि अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। फिर देखें अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, कह रहा है कि कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि क्या है? कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम क्या होते हैं? वह नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है। क्या है? मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। अगला हम देखेंगे, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। कह रहा है कि मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। क्या है? मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं तो पैक्टीन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पैक्टीन के कारण। फिर कह रहा है कि पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। क्या है? पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। तो यहां देखिए पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ठीक है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना। फिर है पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। क्या है? पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर देखें क्या दिया गया है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ठीक है, फिर है हमारा मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। फिर है पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट यहां देखिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। क्या है? पर्यावरण संरक्षण के संतुलन से संबंधित है। तो वन नीति। ठीक है, फिर है हमारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, फिर है औद्योगिक नीति और फिर है शिक्षा नीति। ठीक है, कह रहा है कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है तो वह है हमारा वन नीति, फिर है हमारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, फिर है हमारा औद्योगिक नीति, फिर है हमारा शिक्षा नीति। ठीक है, यहाँ देखिए अब कह रहा है कि सही कथन है। ठीक है, तो सही कथन क्या क्या है हम देखेंगे। कह रहा है कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। क्या है? एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है जबकि सीपीसीबी, ठीक है, सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, सीपीसीबी क्या है दोस्तों? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है? सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। फिर देखें कि सही कथन क्या है, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। यह स्टेटमेंट याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। फिर है जबकि सीपीसीबी, तो सीपीसीबी क्या है यहाँ? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल
बोर्ड झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है अगला पॉइंट जो हमारा कि जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। ठीक है, भूमंडलीय पर्यावरणीय सुविधा। फिर से देखेंगे कि जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, GEF, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। कह रहा है कि जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना की गई दोस्तों वर्ष 1991 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है हमारा अगला पॉइंट। देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों।